Hello guys, welcome to my YouTube channel Sukrit Classes. Today we are going to discuss this very important chapters growth and development. पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन को जाना था। आज हम लोग डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि शब्द परिमाणात्मक प्रयत्नों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे जब बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती जाती है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। मतलब है कि जो वृद्धि है इसको संख्या में माप सकते हैं। किसी व्यक्ति की हाइट और वेट कितना बड़ा है इसको हम लोग जान सकते हैं। विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक प्रयत्नों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे बालक में कार्य क्षमता, कार्य कुशलता आदि की वृद्धि होती है तो विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे कि हम लोग पहले ही जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की हाइट या वेट कितना बढ़ा है इसका मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं, जबकि विकास को नहीं मापा जा सकता है। किसी व्यक्ति की समझ 250 ग्राम बढ़ा है, क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं? नहीं, तो विकास का मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। वृद्धि का क्षेत्र संकुचित होता है जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होता है। विकास का संबंध वातावरण से होता है। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती है। जैसे जीवन भर किसी व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ती है। बालक के पूर्व परिपक्व होने की स्थिति में यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, जबकि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त नहीं होती है। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती है, मतलब हर स्टेजेस में वृद्धि की गति अलग अलग होती है। विकास की गति एक समान रहती है। वृद्धि एकाकी प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों की उत्तरोत्तर बढ़ रही समन्वित कार्यक्षमता में वृद्धि को इंगित करता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है, क्योंकि यह बहुआयामी प्रक्रिया है। वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है। विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है। वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है उसे सामान्य रूप से जीवन में देखा जा सकता है। विकास को समानता देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में यह अप्रत्यक्ष रूप में होते हैं। वृद्धि में है स्त्रियों में वृद्धि पुरुषों की अपेक्षा कम गति से होती है, जबकि विकास में ऐसा नहीं होता है। तो हम इसमें जाने डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें फर्स्ट सिद्धांत है विकास का सिद्धांत। इसको हिंदी में बोलते हैं विकास का सिद्धांत। फर्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है तथा उसमें कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। स्किनर ने कहा था, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण, मनुष्य की शारीरिक वृद्धि आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम नहीं, और परिपक्वता प्राप्त होने के बाद रुक जाती है। सेकेंड सिद्धांत है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। मानव विकास का एक समान प्रतिमान होता है, किंतु वंशानुक्रम एवं वातावरण की भिन्नता भी होती है। जिस प्रकार कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूप से एक समान नहीं हो सकते हैं, उसी तरह दो अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी पूर्ण रूप से एक तरह नहीं होता। उदाहरण, बालिकाओं का शारीरिक विकास बालकों के शारीरिक विकास से बहुत अलग होता है। थर्ड है परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता के सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की दिशा और गति का परिमार्जन किया जा सकता है। इस सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का संतुलित और सर्वांगीण विकास करना। बालक के विकास की दिशा और गति को परिमार्जित कर उसके व्यक्तित्व के व्यवस्थापन को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। फोर्थ है विकास कर्म। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, परंतु इस विकास का एक निश्चित क्रम होता है। सबसे पहले बालक का गामक और भाषा संबंधी विकास होता है। बालक पहले क्रंदन करता है, फिर निरर्थक शब्दों का उच्चारण करता है। इसी प्रकार बच्चा पहले अपना हाथ
पैर पटकता है, फिर पलटता है, फिर बैठता है, उसके बाद खड़ा होता है और फिर वह चलता है। यह है विकास कर्म का सिद्धांत। अब है केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का केंद्र बिंदु स्नायुमंडल होता है। विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की ओर चलती है। पहले स्नायुमंडल का विकास होता है, फिर स्नायुमंडल के निकटवर्ती भाग, हृदय, छाती आदि का विकास होता है। अंत में दूरवर्ती भाग पर एवं उनकी अंगुलियों पर नियंत्रण होता है। 6 है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। गर्भ से पहले सिर विकसित होता है। गर्भ के बाद बालक सबसे पहले सिर को उठाता है, फिर धड़ और बाद में दूसरे अंगों जैसे पैरों का हिलना, डुलाना सीखता है। बैठने के बाद चलना, दौड़ना इत्यादि सीखता है। उसके बाद 7 में है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य का विकास विशिष्ट प्रक्रियाओं में होता है। हरलोक ने कहा था, विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रिया विशिष्ट बनने से पहले सामान्य प्रकार की होती है। जैसे बालक पहले हर वस्तु को मुंह में रखता है, उसके बाद अनुभव द्वारा केवल खाने वाला चीज़ को ही मुंह में रखता है, उसके बाद एक निश्चित समय में निश्चित ढंग से खाना सीख लेता है। 7 है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके द्वारा बालक अपने संपूर्ण अंग की ओर, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। इसके बाद है परस्पर संबंध का सिद्धांत। मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में परस्पर संबंध होता है। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक के साथ अन्य सबका विकास होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे जैसे व्यक्ति के शरीर के बाहरी तथा आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है, उनके आकार व भार बढ़ता है, वैसे वैसे उनके शरीर के अंगों की कार्य क्षमता का विकास होता है, वैसे वैसे उसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक विकास भी होता है। उसके बाद है 10 में कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों की समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति, अपने प्रकृति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। संसार के समस्त भागों के मानव शिशुओं को विकास का प्रतिमान एक ही है। उसके बाद है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास में वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का बहुत महत्व होता है। हम सभी जानते हैं कि बच्चों के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। विकास दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जैसे किसी बीज में अंतर्निहित क्षमताओं को प्रतिपुष्टित होने के लिए मिट्टी, खाद, पानी, हवा की आवश्यकता होती है, वैसे ही बालक का डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग जाने डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू।